तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हम यहाँ पे फोर्टिगेट फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए हैं। तो कुछ चीजें क्लियर हो जाएं बिगिनिंग में ही, वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह से कि हम क्या कवर करने वाले हैं, कितने दिन में होगा। तो जो हम कवर करने वाले हैं वो आपको आई मेडिटा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपने लिखना है www.imedita.com/courses/fortinet-firewall-training। वहां पे हमारा ये पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है जो हम करने वाले हैं। तो आपको मिलेगा कोर्स डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव, क्या करने वाले हैं, और इसी के जस्ट नीचे मिलेगा कोर्स आउटलाइन डिटेल्ड की उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो साथ की साथ में। तो हमारा ये कंटेंट रहेगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो अप्रोच मैं आपके साथ यूज कर रहा हूं यही आपसे पहले वाले बैचेस के साथ भी की गई है और आने वालों के साथ भी यही रहेगा कि जब भी पहला डे होता है तो हम यही करते हैं, क्या होगा। ठीक है, कंटेंट आपके सामने है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, फायरवॉल इंट्रोडक्शन। फायरवॉल इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे फायरवॉल क्या है, कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक्स हमारी हैं, जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वगैरह। फिर हमारा यहाँ पे रहेगा फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन। फोर्टिगेट फायरवॉल क्या है, कौन कौन से फीचर देता है। उसके बाद रहेगा आपका फोर्टिगेट लैब सेटअप, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपको बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप कैपेबल होना चाहिए। जब लैब सेटअप हो जाएगा उसके पश्चात हम सीखेंगे फोर्टिगेट पे बेसिक राउटिंग, जिसमें स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और लिंक मॉनिटरिंग हमारा रहेगा। ये कोर्स आप दो अप्रोच में यूज करोगे। पहले चीजों को हम जीयूआई से करेंगे, जीयूआई के बाद हम उन्हें सीएलआई से करेंगे, और यही चलता रहेगा, जीयूआई और सीएलआई। फोर्टिगेट पे आप जोन भी बना सकते हो। तो हम जैसे पॉलो अल्टो है जोन बेस फायरवॉल है, तो फोर्टिगेट पे भी आप जोन यहाँ पे बनाना सीखोगे। जब स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, लिंक मॉनिटरिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एडवांस राउटिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि फोर्टिगेट पे रिप इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग किस प्रकार से किया जाएगा, ओएसपीएफ इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग किस प्रकार से होगा, आईएसआईएस इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग किस प्रकार से रहेगा, बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग किस प्रकार से रहेगा। ये आपका IPv4 पे रहेगा। फिर V6 स्टार्ट होगा, स्टैटिक डिफॉल्ट लिंक मॉनिटरिंग। रिप का IPv6 रिपेंजी हो जाएगा, तो रिपेंजी इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग, OSPF V3 इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग, ISIS V6 इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग और MPBGP इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग। यहाँ तक आपका IPv4 और IPv6 राउटिंग कंप्लीट हो चुका होगा। फिर हम नेट सिक्योरिटी और नेट पॉलिसी की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमारा रहेगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इंट्रोडक्शन। फिर हम सीखेंगे, पहले थ्योरी रहेगा, नेट क्यों जरूरी है, कितने प्रकार का होता है, फोर्टिगेट पे कौन कौन सा सपोर्टेड है। तो फोर्टिगेट पे आपका स्टैटिक नेट, पैट, डेस्टिनेशन नेट किस प्रकार से करेंगे IPv4 पे, और यूजर ऑथेंटिकेशन आपका रहेगा। वही चीजें आप IPv6 पे स्टैटिक, पैट, डेस्टिनेशन नेट और यूजर ऑथेंटिकेशन आपका रहेगा। क्लियर हो गया। जब आपका IPv4 और V6 पे नेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे IPsec VPN।
तो IPsec VPN क्यों जरूरी है? जो फायरवॉल है उसका यूज केस होता है इंटरनल नेटवर्क को कनेक्ट करना एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ, यानी प्राइवेट को कनेक्ट करना किसके साथ? पब्लिक के साथ। तो एक लोकेशन पे एक ब्रांच है जिसको आपने प्राइवेट से क्या कर रखा है? पब्लिक के साथ कनेक्ट कर रखा है। यानी कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास यहाँ पे हो गया कि एक लोकेशन है जिसके पास एक फायरवॉल है, उसे हमने किससे जोड़ दिया? फायरवॉल को ISP से जोड़ दिया। उसी प्रकार एक दूसरी लोकेशन है, दूसरी लोकेशन पे भी फायरवॉल को हमने किससे जोड़ दिया? ISP से जोड़, कि दोनों फायरवॉल एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। तो दोनों फायरवॉल को कम्युनिकेट कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे? IPsec VPN, या बोले तो साइट टू साइट VPN। तो साइट IPsec VPN या साइट टू साइट VPN क्या है ये हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी यहाँ पे जानेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन आइक वर्जन 1 के साथ, 2 के साथ, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ, ट्रबल शूटिंग के साथ। यहाँ तक तो रहेगा FortiGate से FortiGate, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ब्रांच में आपको FortiGate ही मिलेगा। तो आप सीखोगे FortiGate और सिस्को राउटर के बीच में साइट टू साइट VPN बनाना, FortiGate और सिस्को ASA के बीच में VPN बनाना, FortiGate और Palo Alto के बीच में VPN बनाना, FortiGate और चेक पॉइंट के बीच में, FortiGate और जनिपर के बीच में। ये लैब ऐड की है FortiGate और सिस्को FTD के बीच में VPN बनाना। तो डिफरेंट वेंडर्स जो मार्केट में लीड कर रहे हैं उनके साथ भी आपको VPN बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। और IPv6 के साथ भी आप साइट टू साइट VPN बनाना सीखोगे। तो FortiGate ही नहीं, डिफरेंट वेंडर को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। ओके, उसके बाद आपका आता है क्या? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है, किन लोगों के लिए है, उस पे हम बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल इस तरह से है कि कोई कंपनी है XYZ, और वो कंपनी जो है उसने अपना सेटअप बना रखा है। PC1 है, PC2 है, सर्वर 1 है और सर्वर 2 है। वो किससे जोड़ रखे हैं? सभी डिवाइसेस उन्होंने स्विच के साथ जोड़ रखे हैं। और स्विच से क्या जोड़ रखा है? राउटर। दूसरी लोकेशन पे भी PCs रखे हुए हैं और उनके सर्वर्स रखे हुए हैं, और उनको भी उन्होंने किससे जोड़ रखा है? उनको भी उन्होंने जोड़ रखा है स्विच के साथ, और स्विच को जोड़ रखा है फर्दर राउटर के साथ। दोनों राउटर्स को, ब्रांचेस को लीज लाइन से दोनों ब्रांचेस को कनेक्ट किया जा सकता है किसके साथ? इंटरनेट के साथ। और दोनों ब्रांचेस को कनेक्ट किया जा सकता है किसके साथ? MPLS VPN के साथ। तो जब आपने क्या लगा रखा है यहाँ पे? राउटर लगा रखा है। राउटर पे सबसे पहले क्या करोगे? IP एड्रेसिंग। राउटर पे क्या करोगे? राउटिंग करोगे, नेटिंग करोगे, BGP और MPLS, और क्या बनाओगे? IPsec VPN। अब इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखी है। अब आप चाहते हो कि मेरे को ये और ये प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? राउटर को हटा के मेरे को लगाना है फायरवॉल। यदि आप फायरवॉल लगाते हो, फिर से IP एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, BGP चलता है, MPLS नॉट एप्लीकेबल, IPsec VPN चलता है, और फिर क्या लगाओगे आप? फायरवॉल की पॉलिसीज। अब इतना करने पे मेरे को टाइम लगेगा। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जब एड्रेसिंग हो रखा है दोबारा क्यों करें, राउटिंग क्यों करें, नेटिंग क्यों करें, BGP MPLS दोबारा क्यों चलाएं? क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हम केवल क्या करें, केवल फायरवॉल पॉलिसीज। तो राउटर को हम नहीं हटाएंगे, राउटर को राउटर के स्थान पे रहने देंगे।
ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का हम इस्तेमाल करेंगे। लेन को फायरवॉल से, फायरवॉल को गेटवे से कनेक्ट कर देंगे और कनेक्टिविटी ब्रेक कर देंगे। ट्रैफिक अब किससे होके जाएगा? फायरवॉल से। और यही हमारा यहाँ पे जो रहेगा, यही हमारा रहेगा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल लोकल एरिया नेटवर्क और गेटवे के बीच में लगता है। ये हम कब लगाते हैं? जब नेटवर्क को चेंज ना करना हो, जब हमें केवल क्या चाहिए, केवल फायरवॉल पॉलिसीज चाहिए, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का इस्तेमाल करोगे। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है बता दिया है। लैब कैसे करेंगे, इसमें वीपीएन कैसे बनेगा, IPv6 भी कैसे चलाएंगे। अब जो ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है, यानी कि हमारा कुछ होता है इस प्रकार से कि फायरवॉल, या फायरवॉल को छोड़ो, फोर्टीनेट, फोर्टीनेट फायरवॉल डिप्लॉयमेंट। तो फोर्टीनेट फायरवॉल को हम दो तरह से लगा सकते हैं। एक है हमारा कौन सा मॉड, एक बोलेंगे L3, और एक है हमारा L2। L3 के अंदर हमारा कौन सा मॉड आता है? नेट मॉड। और L2 के अंदर हमारे आते हैं दो, ट्रांसपेरेंट ठीक है, और अथवा वर्चुअल वायर। तो L2 में या तो क्या यूज करोगे, या क्या यूज करोगे, वर्चुअल वायर। अब ये वर्चुअल वायर क्यों? तो होता कुछ ऐसे है कि होता तो आपका कौन सा था, ट्रांसपेरेंट, लेकिन कुछ वेंडर इसको ऐसे लो, सिस्को, पोलो अल्टो, फोर्टी नेट। अब जो सिस्को डिवाइस है, यहां पे लिख देते हैं हम L3, और क्या लिख देते हैं, L2। तो जो आपका है सिस्को, वो लेयर 3 मोड सपोर्ट करता है, पोलो अल्टो भी करता है और फोर्टिनेट भी करता है। सिस्को L2 भी करता है, पोलो अल्टो भी करता है और फोर्टिनेट भी करता है। लेकिन अब बात ये आ गई कि पोलो अल्टो जो अपना L2 मॉड है ना, उसको किस नाम से बेचता है? वी वायर के नाम से, वर्चुअल वायर के नाम से। और सिस्को L2 को किस नाम से बेचता है? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से बेचता है। तो फोर्टीगेट कहता है कि मैं तुम्हें अभी शाना बनाता हूं। तो फोर्टीगेट कहता है मैं क्या सपोर्ट करता हूं, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल भी सपोर्ट करता हूं, प्लस में पोलो अल्टो का वी वायर भी क्या करता हूं, सपोर्ट करता हूं। आ गया समझ में ये अलग अलग क्यों है? तो ये कॉम्पिटिटर्स की वजह से उन्हें जवाब देने के लिए आपका यहाँ पे ये फोर्टीगेट सिस्को वाला फीचर भी और पोलो अल्टो वाला फीचर दोनों क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है ना? तो ये अंतर है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय में, कॉन्फ़िगरेशन में क्या अंतर है, सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज ये है कि ट्रांसपेरेंट और वी वायर दोनों ही कैसे हैं, L2 डिप्लॉयमेंट है। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल सिस्को में मिलेगा, वी वायर पोलो अल्टो में मिलेगा, फोर्टिनेट आपको दोनों देगा। ठीक है ना? बाकी प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस है वो आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे बताया जाएगा। डन हुआ? तो ये आपका वी वायर थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, HA, हाई अवेलेबिलिटी। अब हाई अवेलेबिलिटी किस लिए? हमारे पास यहाँ पे एक पीसी है और एक सर्वर है, जिसको हमने किससे जोड़ रखा है, जिनको हमने जोड़ रखा है स्विच के साथ। स्विच से हमने एक ही फायरवॉल लगाया और उसको आउटसाइड स्विच और किससे जोड़ दिया फर्दर, यहाँ पे इंटरनेट के साथ
जोड़ दिया। अब यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, यदि ये डाउन तो आपका नेटवर्क एक्सेस रुक जाएगा। तो हम एक नहीं, अब दो या चार फायरवॉल तक को अप टू क्या कर सकते हो, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एच है के लिए। तो इनमें जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, एच ए हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फायरवॉल की ग्रुपिंग करते हैं। उनमें से एक को हम बनाते हैं यहाँ पे प्राइमरी, दूसरा क्या रहता है, जो प्राइमरी रहता है वो आपका एक्टिव रहता है और सेकेंडरी आपका क्या रहता है, पैसिव रहता है। तो जो प्राइमरी के पास कॉन्फ़िगरेशन होती है वही किसको दे दी जाती है, सेकेंडरी को। प्राइमरी के पास जो क्या होते हैं, सेशन होते हैं, वो किसको दे दिए जाते हैं, सेकेंडरी को दे दिए जाते हैं। यदि प्राइमरी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो जो सेकेंडरी पैसिव है वो क्या बन जाता है, एक्टिव बन जाता है। और अब जो ट्रैफिक है, जो हमारा क्या रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, वो किससे होके जाएगा, नए वाले एक्टिव से बाहर जाएगा, क्योंकि उसके पास कॉन्फ़िगरेशन भी है और उसके पास सेशंस भी है। डन हुआ। तो क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि कोई फायरवॉल डाउन हुआ भी है या नहीं। तो एच ए हाई अवेलेबिलिटी के अंदर हम दो या दो से अधिक फायरवॉल को किस में डालते हैं, ग्रुप में डालते हैं, और उससे काम लेते हैं किसका, सिंगल फायरवॉल का। डन हुआ। तो FortiGate पे जो हमारा एच है वो दो प्रकार का है, एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव। ये हमारा रहेगा जो हम उसी टाइम पे पढ़ेंगे। अभी बस इंट्रोडक्शन है। एच ए क्या है, IPv4 और V6 का एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव डिप्लॉयमेंट आप यहाँ पे सीखने वाले हो। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे क्या, SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। अब ये सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है, सर्वर लोड बैलेंसिंग ये है कि मेरे पास एक सर्वर है जो स्विच से फायरवॉल, और फायरवॉल से मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, इंटरनेट। अब मैंने यहाँ पे नेटिंग कर रखी है कि इंटरनेट पे यूजर होंगे, ये मेरा सर्वर है 192.168.101.100 की। जब कोई भी इस पब्लिक आईपी को क्या करेगा, इंटरनेट से इस पब्लिक आईपी को हिट करेगा, वो यहाँ पे भेज दिया जाएगा। डन हुआ। अब बात ये है कि इस सर्वर की लिमिटेशन होगी। ये सर्वर बना सकता है फॉर एग्जाम्पल 10,000 कनेक्शन, 20,000, 30,000, 40,000, लाख, 2 लाख, बट यूजर तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये 10,000 बनाता है, रिक्वेस्ट कितने लोग भेजेंगे हमें, 40,000, तो ये तो कभी फुलफिल कर ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे मदद किसकी लेते हैं, SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। अब हम बैकएंड में एक सर्वर नहीं, हम यहाँ पे चार या क्या बनाएंगे, 5 सर्वर लगाएंगे। एक का हो गया कितना, 100, दूसरे का कितना हो जाएगा, 101, 102, 103 और 104। अब SLB की मदद से हम ऐसा करेंगे, इस आईपी पे आने वाले रिक्वेस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किन के पास, इन सर्वर्स के पास। अब यदि प्रत्येक सर्वर 10,000 भी बनाता है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्षमता कितनी हो गई, 50,000 कनेक्शन बनाने की। आएंगे कितने, 40,000। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग, SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग की मदद से हम ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसको, बैकएंड सर्वर्स को। तो ये हमारे
जो पीछे रखे हुए बैकएंड सर्वर हैं, डीएमजी के अंदर रखे हुए सर्वर्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक आएगा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बैकएंड सर्वर। फायदा क्या होगा, फायदा तुम्हें पता चल ही गया। आप कोई सर्वर दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हो किसी सर्वर पे, एक सर्वर की लिमिट होगी, एक सर्वर 10,000 बनाएगा, रिक्वेस्ट 40,000 आएंगी, तो एक से काम बनेगा नहीं, मल्टीपल बनाएंगे। तो हम ये जो रिक्वेस्ट है ये किस पे आएगी, सिंगल आईपी पे। जो ये रिक्वेस्ट आएगी ये किस पे आएगी, सिंगल आईपी पे आएगी। तो सिंगल आईपी पे आने वाले ट्रैफिक को मल्टीपल बैकएंड सर्वर्स पे आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डन हुआ। सर ये बोलो। जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोड बैलेंसर से करेंगे लाइक F5? नहीं नहीं नहीं, फोर्टी ओएस के अंदर ही एक फीचर होता है एसएलबी का, तो उसी की मदद से हम ये काम करेंगे। F5 का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि फोर्टीगेट F5 नहीं बेचता। फोर्टीगेट के फायरवॉल के अंदर ही एक फीचर होता है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो मेन इनमें क्या डिफरेंस रहता है, पैलो अल्टो, फोर्टीनेट, सिस्को और चेक पॉइंट, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? मतलब सबका काम सेम ही होता है, कमांड्स वगैरह अलग होती हैं, जैसे राउटर्स का जूनिपर सिस्को अलग अलग होते हैं, यही चीज होती है या कुछ मतलब कि अलग होता है? कोई फॉरवर्ड एंड पे लगता है, कोई मतलब कि इंटरनेट के लगता है, कोई इंटरनेट में लगता है, ऐसा कोई फर्क होता है इसमें इनमें? गुरप्रीत जी आपने तो बहुत लंबा सवाल पूछ दिया। हाँ जी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। गुरप्रीत जी हो कहाँ से, मतलब मतलब मैंने सीधा सा ये पूछा है आप हो कहाँ से, किस स्टेट से हो। मैं तो यहाँ से हूँ, J&K से। J&K से। ओके, तो आपने प्रश्न पूछा है कि इन फायरवॉल में डिफरेंस क्या है। जी जी। ठीक है, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये एसएलबी वाला समझ में आ गया। हाँ, आपने कहा कि वो सिंगल में ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, एक हाँ फीचर है इसमें। हाँ, तो ये फीचर केवल फोर्टिगेट में है और किसी फायरवॉल में नहीं है। तो पहले मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, इस एसएलबी के अंदर कोई और डाउट या प्रश्न है आपका। नहीं है वो, आपने बता दिया जो मैं डाउट था, मैंने पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप होल्ड करके रखो थोड़ा सा। जब ये फीचर हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं वो बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो याद रहे जब हम ये डिस्कस कर लें तब आपने अभी पूछना है, वरना फिर भूल जाएंगे। तो हमारा रहेगा क्या, एसएलबी, सर्वर लोड बैलेंसिंग, जो हम सीखेंगे आईपी वर्जन 4 पे और आईपी वर्जन 6 पे। तो लोड बैलेंसिंग आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर सकते हो। हम दो यूज करेंगे, राउंड रॉबिन वेटेड IPv4 पे भी और IPv6 पे भी। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, एडमिन प्रोफाइल। अब एडमिन प्रोफाइल क्या है, एडमिन प्रोफाइल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास इंजीनियर्स हैं कंपनी के अंदर, और इंजीनियर्स हो सकते हैं आपके L1, L2 और क्या हो सकते हैं, L3। तो उन्हीं के लिए हमने क्या बनाना है, ये प्रोफाइल्स बनानी है। L1 के लिए क्या बना देंगे, फॉर L1, L2 के लिए क्या बना देंगे, फॉर L2, और L3 के लिए हमने बना देना है यहाँ पे फॉर L3। जो L1 है उसको हम राइट देंगे किसका, केवल रीड ओनली, कि वो कॉन्फ़िगरेशन को केवल क्या कर सके, पढ़ सके। दो जो दूसरा होगा उसको आप रीड ओनली प्लस में कुछ क्या दे सकते हो, राइट के भी राइट्स दे सकते हो। डन हुआ। लेकिन जो L3 होगा उसको हम किसके, रीड प्लस राइट के क्या दे देंगे, राइट्स दे देंगे।
क्यों देंगे? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का जो राइट है हम किसको नहीं दे सकते, L1 को नहीं दे सकते। वो जस्ट फ्रेशर है, उसने अभी ज्वाइन किया है, कुछ गलत कॉन्फ़िगर कर दिया तो पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो जैसे भी आपके पास एक्सपीरियंस्ड वाले इंजीनियर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के, नॉट रिक्वायरमेंट, उनका काम क्या है, उस हिसाब से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, एडमिन प्रोफाइल्स बनाएंगे, और उस बंदे को उतना ही राइट देंगे जितनी उसको जरूरत है, उससे ज्यादा राइट उसको नहीं देंगे। अब किसको कितनी जरूरत है ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, मेरे को नहीं, ठीक है ना? क्योंकि तुम कितनी रोटियां खाते हो वो तुम्हें पता है ना, मेरे को नहीं। तो जिस कंपनी में तुम काम करते होगे वहां पे कितने बंदे हैं, किस किस लेवल के हैं, उस हिसाब से हमें क्या बनानी है, एडमिन प्रोफाइल्स। अगर तुम हायर पोस्ट पे हो तो तुम औरों के लिए बनाओगे, अब तुम यहां बैठे हो तो तुम्हारे लिए कोई और बनाएगा। डन। बट हाँ, एडमिन प्रोफाइल्स बनाए जाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। अब VRRP क्या है? वैसे तो आपके पास क्या है, PC1, PC2, PC3 और PC4 हो गया, जिसको हमने किससे जोड़ दिया, स्विच से जोड़ दिया। स्विच से हमने क्या लगाया यहाँ पे, राउटर 1, और हमने क्या लगाया, राउटर 2, और जिनको हमने किससे जोड़ रखा है, इंटरनेट से जोड़ रखा है। क्लियर हुआ? अब जब यहाँ पे राउटर्स लगा रखे थे तो हमने क्या यूज कर रखा था, VRRP। VRRP से हम दोनों राउटर से एक सिंगल गेटवे का क्या ले रहे थे, काम ले रहे थे, जैसा आपने CCNA और किस में पढ़ा है, CCNP के अंदर की राउटर, और ये VRRP, HSRP, VRRP, GLBP की मदद से हम मल्टीपल राउटर्स को एज ए सिंगल गेटवे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब आपको जरूरत पड़ गई कि हमें राउटर हटाने हैं और क्या लगाना है, फोर्टीगेट का फायरवॉल लगाना है, लेकिन हमें वैसा ही चाहिए। तो फोर्टीगेट फायरवॉल पे भी आप क्या चला सकते हो, VRRP चला सकते हो, क्योंकि ये कैसा प्रोटोकॉल है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिसमें आप एक क्या बनाओगे, दोनों फायरवॉल पे VIP बनाओगे। वन कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे 101.1 ले रहा हूँ। तो इस VIP के लिए एक क्या हो जाएगा, फायरवॉल 1 क्या हो जाएगा आपका मास्टर, और उसी IP के लिए 101.2 के लिए फायरवॉल 2 आपका क्या हो जाएगा, बैकअप अथवा स्लेव हो जाएगा। गॉट इट? तो VRRP जो मोस्टली यूज किया जाता है किसके लिए, गेटवे की रिडंडेंसी के लिए, ठीक है? गेटवे रिडंडेंसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, VRRP, जो कि एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो आप FortiGate फायरवॉल पे डिप्लॉय कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो VRRP सिस्को पे नहीं चलता, पोलो अल्टो पे नहीं चलता, ये FortiGate पे चलता है, और FortiGate फायरवॉल पे प्लस चेक पॉइंट फायरवॉल पे ही आपको क्या मिलेगा, ये VRRP सिस्को के राउटर पे चल सकता है ना? राउटर पे चल सकता है। मैंने कहा सिस्को फायरवॉल पे नहीं चलेगा, ASA ओके पे और FTD पे ये नहीं चलेगा। ओके। तो ये आप क्या है, कैसे करेंगे वो तब बताया जाएगा, अभी जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो VRRP एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो गेटवे रिडंडेंसी देता है HSRP और GLBP की तरह, जो आप FortiGate पे चला सकते हो, और गेटवे की रिडंडेंसी सभी क्लाइंट को दे सकते हो। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे किसके बारे में, VRRP के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्या यहाँ पे, फोर्टीनेट का ऑटो डिस्कवरी VPN, AD VPN। अब AD VPN किसके लिए है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि मेरे पास एक ब्रांच हो जो किससे कनेक्टेड हो,
आईएसपी इंटरनेट से दूसरी ब्रांच हो तो उनके बीच में हम कौन सा वीपीएन बनाएंगे? साइट टू साइट वीपीएन बनाएंगे। लेकिन मेरे पास इसी तरह की कितनी ब्रांचेस हैं? 50 ब्रांचेस हैं। अब सबके बीच में साइट टू साइट वीपीएन बनाऊंगा, बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी मेरे को। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो हमें क्या दे दे? फुल मैश वीपीएन दे दे। तो हाँ, फुल मैश वीपीएन FortiGate के अंदर आपका क्या है? एडी वीपीएन है, ऑटो डिस्कवरी वीपीएन है। ऑटो डिस्कवरी वीपीएन के अंदर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस किससे कनेक्ट होंगी? इंटरनेट के रास्ते। तो उनमें हम दो चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे। एक आपका क्या रहेगा? हब। और बाकी के क्या रहेंगे आपके? वो स्पोक्स। क्या रहेंगे? स्पोक। पहले तो जो स्पोक है वो हब के साथ टनल बनाएंगे, और वो टनल हमारा रहेगा कैसा टनल रहेगा? स्टैटिक टनल रहेगा। गॉट इट और नॉट? लेकिन जब एक स्पोक दूसरे स्पोक के पास जाएगा तो उनके बीच में डायनेमिक टनल बनेगा। तो उनके बीच में यहाँ पे बन के तैयार होगा। कैसा टनल तैयार होगा? उनके बीच में बनेगा डायनामिक टनल, और ये बनेगा आपका ऑटोमेटिक। कैसे बनेगा ये? ऑटोमेटिक बनेगा। तो आपको केवल क्या बनाना है? हब। और दूसरा क्या बनाना है? तो हब एक बार बनेगा, स्पोक एक बार बनेगा। फ्यूचर में जब आप ऐड करोगे तो केवल किस पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे? स्पोक पे करोगे, औरों पे कुछ नहीं। जब चौथा ऐड करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन किस पे होगी? केवल चौथे पे, 1 2 3 पे कुछ नहीं। तो जो एडी वीपीएन है, ऑटो डिस्कवरी वीपीएन, वो आपके FortiGate फायरवॉल पे चलने वाला फुल मैश वीपीएन है। जो आपको फुल मैश वीपीएन तो क्या देगा? सबसे पहला ये आपको फुल मैश वीपीएन सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है? डायनेमिक राउटिंग सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो टच कॉन्फ़िगरेशन ऑन ओल्ड हब एंड स्पोक। जब आप कोई नई डिवाइस ऐड करने जा रहे हो, जीरो टच कॉन्फ़िगरेशन यानी हब साइड और ओल्ड स्पोक पे हमें कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा रहेगा। तो जब आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, सभी डिवाइस किसकी होनी चाहिए? FortiGate फायरवॉल होनी चाहिए, तो ही आप कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। गॉट इट? क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डायल अप वीपीएन। अभी तक आपने पढ़ा साइट टू साइट, दो ब्रांचेस के बीच में। मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप क्या यूज करोगे? एडी वीपीएन। अब आता है नेक्स्ट वाला, कौन सा है हमारा? फोर्टिनेट डायल अप वीपीएन। अब ये कब काम आएगा? ये तब काम आएगा कि जैसे अभी कुछ कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम दे रखा है, तो हमारे पास क्या हो गया? इंटरनेट हो गया। इंटरनेट से किसी कंपनी का क्या कनेक्टेड है? फायरवॉल कनेक्टेड है। और फायरवॉल से कनेक्ट कर रखा है हमने यहाँ पे क्या? फायरवॉल से कनेक्ट कर रखा है अपना लेन नेटवर्क। अब एक यूजर था जो कंपनी में बैठ के काम करता था, सर्वर को एक्सेस करता था, लेकिन अब वो कंपनी के अंदर नहीं है, वो घर पे बैठा हुआ है, लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप लेके वही यूजर घर पे बैठा हुआ है, लेकिन उसे एक्सेस करना है अंदर वाला नेटवर्क। तो क्योंकि इंटरनेट पे क्या है हमारे? पब्लिक आईपी है। इंटरनेट पे कैसे आईपी है? पब्लिक आईपी एड्रेस है। और लेन के अंदर हमारे पास कैसे आईपी है? प्राइवेट आईपी है। यदि वो प्राइवेट को एक्सेस करेगा तो इंटरनेट उसको क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। तो जो ये यूजर है
वो अपने लैपटॉप से क्या बनाएगा, फायरवॉल के साथ एक वीपीएन बनाएगा। अपने लैपटॉप से फायरवॉल के साथ क्या बनाया इसने, आईपी सेक का रिमोट एक्सेस क्या बनाया, रिमोट एक्सेस वीपीएन बनाया, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायल अप, जिसको बोला जाएगा यहाँ पे डायल अप वीपीएन। तो डायल अप वीपीएन की मदद से जो हमारा यूजर है वो अपने लैपटॉप से बैठा हुआ कंपनी के अंदर वाले किसको एक्सेस करेगा, सर्वर को एक्सेस करेगा। गॉट इट और नॉट। लेकिन यूज क्या करेगा यहाँ पे, आईपी सेक यूज क्या कर रहा है, आईपी सेक। अब ये भूतकाल में होता था, कभी कुछ कंपनी अभी भी यूज करती हैं, लेकिन सेम ही काम अब जो है एक दूसरे प्रोटोकॉल की मदद से किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एसएसएल वीपीएन। तो एसएसएल वीपीएन की मदद से भी वही यूजर वही काम करेगा, लेकिन अंतर यहाँ पे रहेगा कि जब डायल अप वीपीएन कर रहा है तो किसका इस्तेमाल हो रहा है, आईपीसेक का, और एसएसएल वीपीएन यूज कर रहा है तो किसका प्रोटोकॉल, एसएसएल प्रोटोकॉल का क्या कर रहा है, इस्तेमाल। तो डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन एक्चुअली ये आपके क्या हैं, रिमोट एक्सेस वीपीएन है, जिसकी मदद से वर्क फ्रॉम होम यूजर्स वर्क फ्रॉम होम यूजर्स को आप क्या दे सकते हो, इंटरनल नेटवर्क का क्या दे सकते हो, एक्सेस दे सकते हो। तो इनमें कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए कि डायल अप वीपीएन और हमारे एसएसएल वीपीएन में क्या सिमिलरिटीज है। तो डायल अप वीपीएन हो या एसएसएल वीपीएन हो, ये दोनों के दोनों आपको वर्क फ्रॉम होम यूजर को इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस देंगे। डायल अप में आईपीसेक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा और एसएसएल के अंदर एसएसएल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। क्लियर हुआ। तो अब कंपनियां इसको छोड़ के, किसको छोड़ के, डायल अप को छोड़ के किस पे मूव हो रही हैं, एसएसएल पे मूव हो रही हैं, क्योंकि इसका फायदा कंपनीज को भी है। कंपनीज को किस तरह से है, जो आईपी सेक है एसएसएल वाला शायद ये सब्सक्रिप्शन बेस है, कितने यूजर बनाना चाहते हैं, तो जितने यूजर बनाना चाहते हैं उनके लिए तुम्हें क्या खरीदना पड़ेगा, लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो डेफिनेटली फायदा किसको होगा, कंपनी को होगा। डन हुआ। तो पहले ये सिस्को भी देता था, अब एसएसएल को प्रमोट कर रहा है तो उसने इसको अपने डिवाइस में ऐड करना बंद कर दिया है। फोर्टीगेट अभी चला रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ये ना रहे, ठीक है, बट अभी तक है। तो ये रहेंगे हमारे कौन से वीपीएन, फोर्टीनेट का डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा, एसडी वैन सॉफ्टवेयर, फोर्टीनेट का सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो एसडी वैन क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया एक क्लाइंट, दो क्लाइंट, तीन क्लाइंट और चार क्लाइंट। उनको हमने किससे जोड़ दिया, स्विच से जोड़ दिया। स्विच से हमने क्या लगाया, फोर्टीगेट फायरवॉल, और फोर्टीगेट फायरवॉल से हमने यहाँ पे जोड़ दिया INTERNET, इंटरनेट। अब इंटरनेट के हमने मल्टीपल लिंक ले रखे हैं, किससे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। तो फोर्टीनेट कहता है आप मेरे किसका इस्तेमाल करोगे, एस डी वैन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करो, जिसमें आप मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस को बाइंड कर सकते हो, किस तरह, सिंगल इंटरफेस की तरह। अब आपने क्या करना है, वन ही तो क्या बनाना है, आपने सभी को बाइंड कर दिया किसके अंदर, सिंगल इंटरफेस के लिए। तो एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज हुआ एक ही आपको क्या देना पड़ेगा, राउट, और एक ही आपको क्या बनानी पड़ेगी, पॉलिसी, जो उन सभी इंटरफेस पे क्या है, अप्लाई हो जाएगी। तो एसडी वैन के द्वारा आप इंटरनेट बाउंड, जो इंटरनेट की तरफ ट्रैफिक जा रहा है
उसको आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या बोले तो ऑफलोड कर सकते हो, या लोड बैलेंस कर सकते हो। फायरवॉल खुद ही जितने लिंक आपने बंडल किए हैं उन पे, उन लिंक्स पे ट्रैफिक को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो आपके एक लिंक पे ट्रैफिक लोड नहीं रहेगा। अगर कोई लिंक डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली बचे हुए लिंक का इस्तेमाल करके वो ट्रैफिक को किस पे भेज देगा, इंटरनेट पे भेज देगा। भविष्य में अगर कोई लिंक फिर से आता है तो उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो एस डी वैन का जो मेन पर्पस है कि अगर आपका लेन जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और आपके पास मल्टीपल लिंक्स हैं, तो आपका को एक लिंक पे लोड डालने की जरूरत नहीं है। जितने भी लिंक आपने डाले हैं सभी को मर्ज कर दिया जाएगा, सभी का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। आप भी पॉलिसी बता सकते हो कि कौन किस रास्ते से जाए, वरना वो खुद लोड को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब कितने लिंक डाल सकते हैं फिजिकल, तो 255 फिजिकल इंटरफेस को आप किस में डाल सकते हो, सिंगल इंटरफेस के अंदर डाल सकते हो। यानी 255 इंटरनेट कनेक्शन तो कोई नहीं लेने वाला ना, बट इतने तक आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये आपका एप्लीकेशन अवेयर वाइड एरिया नेटवर्क सॉल्यूशन है, जिसमें आपको मल्टीपल वेन लिंक्स को बंडल करोगे ऐसे सिंगल इंटरफेस की तरह, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, एसडी वैन इंटरफेस बोलेंगे। इससे ज्यादा आपको उसी टाइम पे बताया जाएगा, लेकिन है क्या, वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, फोर्टिनेट का एसडी वैन। नहीं, वैसा नहीं है, वो छोड़ो उनको। नेक्स्ट है हमारा क्या यहाँ पे, एफएसएसओ। अब एफएसएसओ क्या है, एफएसएसओ ये है कि फायरवॉल पे आप जब पॉलिसी बनाओगे तो हम दो तरह से बनाते हैं। यानी कि ये मेरे क्या हो गया, लेन, तो मेरा हो गया ये लेन जो स्विच से कनेक्टेड किया मैंने, स्विच से कनेक्ट करके फायरवॉल, और फायरवॉल से मैंने क्या कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, इंटरनेट कनेक्ट कर दिया। अब जब फायरवॉल पे क्या बनाऊंगा मैं, पॉलिसी, तो मैं बताऊंगा सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, और क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, अलाउ। इस प्रकार का रूल किस पे बनेगा, फायरवॉल पे बनेगा। लेकिन मैं, मेरे पास मेरी कंपनी के अंदर क्या रखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिव डायरेक्टरी। अब मैं क्या करूंगा, एडी और फायरवॉल का इंटीग्रेशन कर दिया, एडी और फायरवॉल का क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया। अब इस इंटीग्रेशन का फायदा ये होगा कि एडी पे जितने भी हमारे क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे, जैसे कि एचआर, आईटी, क्या हो गया, सेल्स हो गया, और मैनेजमेंट, वो किसके साथ सिंक हो जाएंगे, किसके साथ आपके सिंक हो जाएंगे, वो आपके फायरवॉल के साथ सिंक हो गए। अब जो फायरवॉल पे मैं रूल बनाऊंगा वो आईपी पे नहीं बनाऊंगा। अब मैं बोलूंगा यदि एचआर आता है, आईटी आता है, और क्या आता है, सेल्स आता है, तो इन्हें क्या देना है, इंटरनेट का एक्सेस देना है। तो मैं क्या लगा रहा हूं एक्चुअली, एडी पे जो ग्रुप बने हुए हैं, एडी ग्रुप बेस पॉलिसी, एडी ग्रुप बेस पॉलिसी किस पे लगाया है, एट फोर्टिगेट। फोर्टिगेट पे मैंने एडी का ग्रुप बेस पॉलिसी लगाया हुआ है कि किस ग्रुप को इंटरनेट एक्सेस मिले, किसको ना मिले। तो यही हमारा किसकी मदद से होगा, एफएसएस फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन। बैंडविड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, इतना नहीं कर सकते, पॉलिसी के अंदर आप भले ही बता दो, वैसे नॉर्मली नहीं। ठीक है, जो बैन पॉलिसी के अंदर ट्रैफिक शेपिंग वगैरह होगी वो तो आप नॉर्मली कर सकते हो, हमारा वो मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि जो यूजर है मेरे यस। नेटवर्क में, यूजर किसको ज्वाइन करता है,
एडी को। एडी को। तो जो यूजर एडी के द्वारा ऑथेंटिकेट हो रखा है केवल उसी को मैं क्या करूं, आगे इंटरनेट एक्सेस दूं, बाकी किसी अनऑथराइज यूजर को मैं एक्सेस ना दूं। नहीं, पीसी है, नहीं, स्विच से लगा हुआ है, तो स्विच से लगेगा, डीएचसीपी उसको आईपी एड्रेसर क्या दे देगा, गेटवे देगा। तो एडी वाला यस, नॉर्मली, तो एक एडी वाला भी और नॉर्मल यूजर भी क्या कर जाएगा, इंटरनेट एक्सेस कर जाएगा। मैं चाहता यस। हूं नहीं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो यूजर एडी के द्वारा ऑथेंटिकेटेड है वही केवल क्या कर पाए, इंटरनेट एक्सेस कर पाए। तो जब भी कोई यूजर एडी को ज्वाइन करेगा, एडी को उसका पता चलेगा, आईपी एड्रेस क्या है उसका पता चलेगा, यूजर पता चलेगा, और उसका पता चलेगा ग्रुप। फायरवॉल ये एडी यही इंफॉर्मेशन, आईपी यूजर ग्रुप इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, फायरवॉल को दे देगा। जब वही यूजर फायरवॉल के पास जाएगा, फायरवॉल चेक करेगा आईपी, फायरवॉल चेक करेगा यूजर, फायरवॉल चेक करेगा ग्रुप। अगर वो ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेटेड ग्रुप से मैच करता है तो उसे क्या मिलेगा, इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। अदरवाइज उसको, जो यूजर हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है, यदि वो आएगा तो उसे इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलेगा। डन हुआ। तो अल्टीमेटली इट इज एडी एंड FortiGate इंटीग्रेशन सो दैट वी कैन डिप्लॉय एडी ग्रुप बेस्ड पॉलिसी ऑन FortiGate। वो किसकी मदद से करेंगे हम, FSSO फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन की मदद से करेंगे। क्लियर हुआ। वैसे इसमें फोर्टीगेट में बैंडविड्थ कंट्रोल का ऑप्शन है, जैसा सेल्स को मुझे 10 MB देना है और HR को 50 MB देना है, सेल्स को देखो 10 उस MB पे देना है। आप ट्रैफिक शेपिंग लगा सकते हो, फिर से मैं कह रहा हूं, आप ट्रैफिक शेपिंग वाली पॉलिसी वहां पे लगा सकते हो। उसका ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल आईपी पे भी आप लगा सकते हो। ठीक है। ओके ओके हम्म। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। और ये बार बार थैंक यू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन ए फ्रेंडली वे, कभी कोई गलत ले जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, वीडॉम। अब ये वीडॉम क्या है ये हमें समझना है। तो वीडॉम हमारा ये है कि आप कम काम करते हो किसी वेब होस्टिंग कंपनी में, जहां पे बहुत सारे कस्टमर अपने सर्वर लाके रखते हैं, जैसे GoDaddy हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। अब कस्टमर कह रहा है मेरे सर्वर को किससे प्रोटेक्ट करो, फायरवॉल से, और उसका कंट्रोल मेरे हाथ में दो, ताकि मैं अपने हिसाब से क्या लगाऊं, उस पे पॉलिसी लगाऊं। चार कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेरे को कितने फायरवॉल खरीदने पड़ेंगे, चार। अब FortiGate कहता है कि देखो चार फायरवॉल आपने खरीद लिए, ये तो कभी कभी भी ले जा सकता है आपका सर्वर निकाल के, तो आपका फायरवॉल तो यूजलेस हो गया। तो आप चार मत खरीदो, एक ही बड़ी सीरीज वाला क्या खरीदना है आपने, फिजिकल फायरवॉल खरीदना है। और उसी फिजिकल फायरवॉल के अंदर आपने क्या बनाने हैं, वर्चुअल फायरवॉल बनाने हैं। आ गया समझ में। तो उसी में आप क्या बनाओगे यहाँ पे, वर्चुअल फायरवॉल, या बोले तो वर्चुअल फायरवॉल बोलो इसको, या इसको आपने बोलना है लॉजिकल फायरवॉल बनाओगे। वही वर्चुअल और लॉजिकल फायरवॉल आपका क्या होगा, वीडॉम होगा। डन हुआ। वीडॉम कौन कहता है इसको, FortiGate। FortiGate के अंदर ये क्या कहलाएगा, वीडॉम। अगर आप क्या यूज करते हो, सिस्को, तो यही चीज क्या कहलाएगी, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। डन हुआ। FortiGate वर्चुअल या लॉजिकल फायरवॉल को क्या कहता है, वीडॉम। सिस्को क्या कहता है इसको, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। तो हर वेंडर ये सॉल्यूशन देता है, नाम क्या हो जाएंगे अलग। तो वीडॉम आपका सेपरेट वर्चुअल फायरवॉल विद इन ए सिंगल फिजिकल फायरवॉल, एक ही फिजिकल फायरवॉल के अंदर आप वर्चुअल या लॉजिकल फायरवॉल बना रहे हो, वही क्या कहलाएगा, वीडॉम। कौन यूज करेगा, बता दिया कि आपको एक ही लोकेशन पे एक से ज्यादा जब फायरवॉल की जरूरत पड़े, चाहे ट्रैफिक का सेगमेंटेशन हो या आइसोलेशन हो या क्लाइंट रिक्वायरमेंट, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, वीडॉम का इस्तेमाल
करोगे, जिसके अंदर आप फिजिकल फायरवॉल के इंटरफेस ही उसको दोगे जो नॉर्मल हमारे होंगे। ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेशंस है सर कि 10 हाँ, बना सकते, 10 बना वो सकते? लाइसेंस और मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि हो गए 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से आपके ये बनेंगे। कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, वो मॉडल और लाइसेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस। अभी तक हम फोर्टीगेट फायरवॉल का एक ही क्या यूज करते आए हैं, हमारे पास एक फोर्टीगेट फायरवॉल था, उसके हमने एक ही इंटरफेस को इनसाइड से जोड़ा, एक ही इंटरफेस को हमने किससे जोड़ दिया, इंटरनेट से जोड़ दिया। अब हमें इंटरफेस रिडंडेंसी देना है, तो आप मल्टीपल इंटरफेस इनसाइड में और मल्टीपल इंटरफेस कहाँ लगा सकते हो, आउटसाइड में लगा सकते हो। उसके दो सॉल्यूशन आप डिप्लॉय कर सकते हो। इंटरफेस रिडंडेंसी में एक तो इथर चैनल बना सकते हो और एक आप बना सकते हो रिडंडेंट इंटरफेस। अंतर क्या है, इथर चैनल आपका तब बनेगा जब आपका स्विच क्या हो, मैनेजेबल हो। अगर स्विच आपका मैनेजेबल है तो हम क्या बनाएंगे, इथर चैनल। और स्विच आपका अनमैनेजेबल है, गॉट इट और नॉट, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, रिडंडेंट इंटरफेस। और क्या अंतर है, अगर आपने इथर चैनल में दो लिंक बंडल किए तो आप यहाँ पे दोनों के दोनों लिंक का ही क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। यदि आपने रिडंडेंट इंटरफेस बनाया है तो रिडंडेंट इंटरफेस में आपने जो पहले डाला है, आपने जो फर्स्ट इंटरफेस डाला है उसका इस्तेमाल होगा। यदि वो डाउन हो जाता है तभी फिर आपके दूसरे का क्या होगा, इस्तेमाल होगा। और इथर चैनल के अंदर जो कि क्योंकि ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है हमारा LACP, तो उसके अंदर हम मैक्सिमम 8 लिंक्स को क्या कर सकते हैं, बंडल कर सकते हैं। डन हुआ। तो अगर फोर्टीगेट फायरवॉल के पास अनयूज्ड इंटरफेस हैं तो आप उनका इस्तेमाल इंटरफेस रिडंडेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पहला सॉल्यूशन इथर चैनल यूज करोगे यदि आपका स्विच इथर चैनल सपोर्ट करता है तो। यदि इथर चैनल स्विच सपोर्ट नहीं करता है, अनमैनेजेबल है, तो आप रिडंडेंट इंटरफेस इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है हमारा फोर्टी मैनेजर और एनालाइजर इंटीग्रेशन। फोर्टी मैनेजर और एनालाइजर किस लिए, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, फायरवॉल हो गया, उसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, स्विच से। दो डिवाइस यहाँ पे होते हैं, FAZ एनालाइजर और एक FMG फोर्टी मैनेजर। तो कंपनियां क्या करती हैं, फायरवॉल के पास जो क्या होते हैं, लॉग, उनको किसको दे देते हैं, एनालाइजर को। और फायरवॉल पे जो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए किसके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं हम, मैनेजर के साथ। तो आपकी एक फायरवॉल हो या मल्टीपल फायरवॉल्स हो, तो आप उन मल्टीपल फायरवॉल्स को ये बता सकते हो कि जो हमारे लॉग हैं, जो आपके पास लॉग हैं वो किसको भेजने हैं, एनालाइजर को भेजने हैं। और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे कराई जाएगी, वो आपकी मैनेजर से कॉन्फ़िगरेशन कराई जाएगी। तो आप एक ही डिवाइस से मल्टीपल फोर्टीगेट, एक ही लोकेशन से मल्टीपल फोर्टीगेट डिवाइस को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जैसे कि जो काम नॉर्मली करते हो वही किससे कर सकते हो, मैनेजर से आप कर सकते हो। डन हुआ। तो जो काम पोलो अल्टो में पनोरमा करता है वो फोर्टीगेट में मैनेजर करता है, जो सिस्को में FMC करता है वो कौन करता है, फोर्टी मैनेजर करता है, जो चेक पॉइंट में SMS करता है वो काम फोर्टी मैनेजर करता है। तो मल्टीपल फोर्टीगेट फायरवॉल को आप एक सेंट्रलाइज डिवाइस फोर्टी मैनेजर के द्वारा मैनेज, कॉन्फ़िगर अथवा अपडेट वगैरह कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो एनालाइजर फॉर सेंट्रलाइज लॉगिंग, मैनेजर फॉर सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट। क्लियर।
ये आपका रहेगा। और फिर हम पढ़ेंगे पैकेट फ्लो, ठीक है, कि ये FortiGate फायरवॉल पे पैकेट फ्लो किस किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ब्रीफिंग कि हम क्या करेंगे, लेकिन डिटेल्ड में किसके अंदर क्या होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। किस, जैसे हमने कहा रिप करेंगे, तो रिप में क्या करेंगे, हमने कहा OSPF करेंगे, OSPF में हम क्या करेंगे वो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ISIS हम करेंगे तो डिटेल्ड, BGP हम करेंगे तो डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी कि हम ये करेंगे। क्लियर हुआ? ओके, अब प्रश्न आता है उसका कि गया क्या वो बंदा जिसने पूछा था प्रश्न? हम्म, कोई बात नहीं, तो फिर भी बता देते हैं। तो बताना कुछ इस प्रकार से है। ये कंपैरिजन दे रखा है किस किस का, पालो अल्टो, चेक पॉइंट, फोर्टिनेट, सिस्को FTD और ASA। जिसमें यस लिखा है वो सब सपोर्ट करते हैं, NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल हमारा हो गया। क्लियर हुआ? तो स्टैटिक राउटिंग सारे सपोर्ट करते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग सारे सपोर्ट करते हैं, रिप पोलो अल्टो करता है, चेक पॉइंट करता है, फोर्टिनेट करता है, FTD नहीं करता, ASA आपका करता है। डन हुआ। OSPF सारे करते हैं, BGP सारे करते हैं, ISIS पोलो अल्टो नहीं करता, चेक पॉइंट करता है, फोर्टिनेट करता है, FTD नहीं करता, ASA आपका करता है। तो जो डिफरेंसेस हमारे आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आपके है। तो लाइन बाय लाइन ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो सिमिलरिटीज यस के साथ हैं और डिसिमिलरिटीज NA नॉट एप्लीकेबल के साथ हैं। तो वो बंदा जिसने प्रश्न उठाया था नहीं है तो जाने दो। तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं कि पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, फोर्टिनेट, FTD में क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं। इस स्लाइड से आप पढ़ सकते हो। डन हुआ? तो अब ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा आपके कोर्स में, परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो अब तो पहले हम यहीं चलते हैं। तो ये हमारा हुआ यहाँ से फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके पैकेट फ्लो तक, ठीक है ना। कॉपी किया, कॉपी करके इन्हें कहाँ पे लेके चलते हैं, नोटपैड में, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कॉपी किया, और ये हमारा वीकेंड, वीकेंड 11 से 1, तो 11 से 1 ये वाला है। बाकी इसके लिए हम, ये सबके लिए बनता है, आपसे पहले वाले बैच के लिए भी बना रखा है, आपसे बाद वाले के लिए भी, ताकि एक आइडिया रहे क्या करने वाले हैं। तो कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो कितना हो गया, क्या क्या हो गया है, एक चेकलिस्ट तुम्हारे और मेरे सामने रहेगी। कितना बचा हुआ है वो भी हमारा एक दूसरे के सामने रहेगा। कुछ मिसिंग होता है, कहाँ से मैच करना है, वेबसाइट से मैच करना है। तो यहाँ पे एज इट इज आपको डिफाइन कर रखा है। डन हुआ। फायरवॉल इंट्रोडक्शन, आपको लैब गाइड शेयर की जाएगी, ठीक है। आपको फोर्टिनेट की PDF एडमिन गाइड शेयर की जाएगी, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें दूसरे वेंडर के पास जाना पड़ेगा। वो चीजें फोर्टिनेट के डॉक्यूमेंटेशन में आपको नहीं मिलेंगी, तो उसके नोट्स आपको वीडियो देख के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम किसकी तरफ, फायरवॉल इंट्रोडक्शन की तरफ। तो जहां पे समझ में नहीं आता है
वहीं पूछना है। ऐसा मत करना कि स्लाइड को खत्म हुए हो गए 10 मिनट और तब पुराना डाउट पूछ रहे हो। तो ध्यान और कान एक जगह रखने। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे आता है कि फायरवॉल क्या है। हो सकता है आपको फायरवॉल फायरवॉल की डेफिनेशन, फायरवॉल की वर्किंग पता हो, अच्छी बात है। ये डॉक्यूमेंटेशन उस हिसाब से बनाए गए हैं कि जिसको कुछ भी नहीं पता हो तो भी उसकी समझ में आ जाए। तो फायरवॉल को समझने से पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि मेरे पास एक पीसी है जिसको मैंने कनेक्ट किया स्विच से राउटर हो गया कनेक्टेड, और राउटर को मैंने जोड़ देना है किसी दूसरी ब्रांच और दूसरे राउटर के साथ, उससे स्विच और उससे आपका पीसी। इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए आईपी एड्रेसिंग दे दो 192.168.101.100, 101.1, 192.168.1.1, 1.2, 102.1 और 102.100। जब आप आईपी एड्रेसिंग करोगे, राउटिंग करोगे, तो PC1, इसको मैं कहूंगा कि ये क्या है, PC1 है, ये PC2 है। तो PC1 कम्युनिकेट कर जाएगा 2 के साथ और 2 कम्युनिकेट कर जाएगा 1 के साथ। मैं नहीं चाहता कि 2 1 के साथ कम्युनिकेट करें, मैं बस इतना चाहता हूं PC1 2 से कम्युनिकेट करे। ऐसा कराने के लिए मेरे को राउटर के स्थान पे क्या यूज करना पड़ेगा, राउटर के स्थान पे मेरे को फायरवॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक फायरवॉल डाउन हो सकता है तो मैं 2 का इस्तेमाल करूंगा, एक प्राइमरी और दूसरा HA जिसको हम बोलते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंड है। लेकिन ये दोनों काम एक ही फायरवॉल की तरह करेंगे। और इस फायरवॉल पे मैंने क्या डिफाइन करना है, पॉलिसी डिफाइन करना है कि जब सोर्स क्या हो, जब सोर्स 192 सोर्स हो 192.168.101.100 और डेस्टिनेशन हो 192.168.102.100, तभी क्या करना है, अलाउ। तो PC1 ही किसके पास जा पाएगा, 2 के पास जा पाएगा। क्लियर हो गया, डन। तो जो डायग्राम से समझाया है वही तो लिखा है कि जो फायरवॉल है इज ए सिस्टम, या तो एक ही सिस्टम होगा और ग्रुप ऑफ सिस्टम, या फिर मल्टीपल फायरवॉल का मल्टीपल सिस्टम का ग्रुप होगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में। एक नेटवर्क हमारा हो गया कितना, 101, दूसरा हो गया हमारा 102। तो जो हमारा फायरवॉल है वो एक या एक से अधिक होगा जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा कि कौन सा नेटवर्क किसे एक्सेस कर सकता है। डन। फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, हार्डवेयर भी हो सकता है। जब आप राउटर को रिप्लेस करोगे तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, हार्डवेयर। फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कब होगा, जब आप पीसी पे एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे। आपके पास सर्वर है, सर्वर पे आप एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम पे किस फॉर्मेट में होगा, सॉफ्टवेयर। और फायरवॉल आपका क्या होगा, वर्चुअल अप्लायंस। अब ये वर्चुअल अप्लायंस कब होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक इससे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि फायरवॉल एक सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा जिसका काम होगा मैनेज करना एक्सेस को 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में। फायरवॉल हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है और वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। अब प्रश्न आता है वर्चुअल अप्लायंस कब और कैसे। आज के टाइम पे आप यूज करते हो प्राइवेट क्लाउड के लिए, क्या यूज करते हो, VMware। तो आपके पास हो गए प्राइवेट क्लाउड एंड आपके पास हो गए पब्लिक क्लाउड।
तो प्राइवेट क्लाउड में क्या आता है और पब्लिक क्लाउड में क्या आता है? प्राइवेट में हो गया आपका वीएम वेयर, पब्लिक में हो गया आपका अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। अब VMware में आप वर्चुअल सर्वर बनाओगे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कैसा फायरवॉल चाहिएगा? वर्चुअल अप्लायंस। आप AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर AWS पे वर्चुअल सर्वर बनाओगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको क्या चाहिएगा? वर्चुअल अप्लायंस। तो फायरवॉल फिजिकल, वर्चुअल और सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में आपके पास हो सकता है। तो फायरवॉल क्या है? ये एक डाउट था, इसमें हम वर्चुअल फायरवॉल बनाना सीखेंगे? कौन से वाला? इन पे? VMware। हाँ, VMware पे कैसे बनाना है? लैब सेटअप हमारा इधर ही रहेगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, तो फायरवॉल क्या है ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर बात आती है यहाँ पे हमारी फायरवॉल टेक्निक्स। वर्तमान समय में हमारी फायरवॉल टेक्निक्स हैं स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानना चाहेंगे? पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग। कोई पैकेट फिल्टरिंग बोलता है या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलता है, दोनों का एक ही मतलब है। तो स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग और पैकेट फिल्टरिंग में पैकेट को फिल्टर किया जाता है किसकी मदद से? एक्सेस लिस्ट की मदद से। और पैकेट को फिल्टर किया जाएगा लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक। किस आधार पे? OSI मॉडल के आधार पे। अब एक्सेस लिस्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, नेम्ड और टाइम बेस। और भी होते हैं। और कौन से होते हैं? और हमारे होते हैं यहाँ पे डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और TCP एस्टैब्लिश कीवर्ड ACL। तो हमें इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना, हमें बस ये जानना है पैकेट फिल्टरिंग क्या है। तो पैकेट फिल्टरिंग में पैकेट को फिल्टर ACL से किया जाएगा। ACL के द्वारा आप लेयर 3 से लेयर 7 तक कर सकते हो और इतने प्रकार की आप एक्सेस लिस्ट बना सकते हो। अब बात आती है जब हम पैकेट फिल्टरिंग यूज करेंगे उनके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज रहेंगे। सबसे पहला एडवांटेज आता है इजी टू इम्प्लीमेंट। इजी टू इम्प्लीमेंट क्यों कहेंगे? ये मेरे पास पीसी हो गया जो मैंने कनेक्ट कर दिया इससे एक राउटर से, और राउटर से मैंने एक सर्वर वाया स्विच के कनेक्ट कर दिया। सर्वर पे सर्विस चली हुई है HTTP। तो ये मेरा सोर्स और ये मेरा डेस्टिनेशन, इंटरफेस 0/0 0/1। यहां से पैकेट चलेगा तो इस इंटरफेस पे इन होगा और इस इंटरफेस से क्या होगा? आउट। तो इन और आउट पे, इनबाउंड या आउटबाउंड पे ACL लगाना है। HTTP है तो TCP का पोर्ट नंबर 80 मेरे को क्या करना है? अलाउ करना है। यदि वो सर्विस किसकी है? HTTPS, तो TCP का पोर्ट नंबर 443 क्या करना है? तो यदि मैं सर्विस का पोर्ट जानता हूं तो ये मेरे लिए क्या हो गया? इजी टू इम्प्लीमेंट। बात अब आती है कॉस्ट इफेक्टिव। अब जो ACL है वो किस पे बनती है? स्विच पे भी बना सकते हो। और ACL आप किस पे बनाओगे? राउटर। यदि राउटर और स्विच ACL सपोर्ट करते हैं तो आपको कोई अलग से डिवाइस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। तो इजी टू इम्प्लीमेंट भी रहेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। एडवांटेज के साथ साथ क्या है डिसएडवांटेज? पहला क्या है? नॉट स्केलेबल। अब इससे मतलब क्या है? इससे मतलब हमारा ये है कि यदि हमारे पास कितने सोर्स हैं 100 और हमारे पास डेस्टिनेशन कितनी है 10 और हमारे पास सर्विसेज कितनी है 10, तो हमें क्या करना है? ACL एंट्रीज। तो फॉर्मूला है सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से, मल्टीप्लाई करो सर्विस से। तो कितना हो गया? 100 गुना 10 गुना 1000 गुना 10। तो आपको कितनी एंट्री डालनी पड़ेंगी? 10,000।
तो 10,000 एंट्री डालना आसान काम नहीं है, तो ये हमारा स्केलेबल नहीं है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट जटिल है क्रिएट और मेंटेन करना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक पीसी, मेरे पास एक राउटर और मेरे हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इंटरनेट के साथ। इंटरनेट पे एक सर्वर था डीएनएस वाला, तो हमने अलाउ कर दिया UDP53। अब क्लाइंट जो है डीएनएस की क्या भेजेगा? डीएनएस की क्वेरी भेजेगा जिसमें यूडीपी कितना अलाउ करेगा? 53। उसके हिसाब से क्या हो गया? ये अलाउ हो गया। लेकिन एक सर्वर और है, किस चीज का? टोरेंट का। अब एक क्लाइंट है जो टोरेंट का क्या भेज रहा है? डेटा, जिस पे कितना लगा रहा है? UDP53। इसके हिसाब से वो भी क्या हो गया? डीएनएस भी और टोरेंट दोनों क्या हो गए? अलाउ। हमें चाहिए था कि हमारा क्या हो? अलाउ केवल डीएनएस अलाउ हो, हमारा टोरेंट वाला क्या नहीं होना चाहिए था? अलाउ नहीं होना चाहिए था। बट ऐसा आप नहीं कर सकते, इस प्रकार की ACL आप नहीं बना सकते। तो पैकेट फिल्टरिंग आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ये स्केलेबल नहीं है और कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट आप नहीं बना सकते। क्लियर हुआ? जब ये समझ में आ गया तो हम दूसरी फायरवॉल टेक्निक की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा क्या है? प्रॉक्सी सर्वर। डन हुआ? लाइनें पढ़ने से पहले हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम ये है कि किसी भी XYZ कंपनी के अंदर उसका यूजर है, यूजर को कनेक्ट किया हमने, तो यूजर हो गया। यूजर को हमने कनेक्ट करना है स्विच के साथ और स्विच से कनेक्ट कर दिया राउटर और राउटर से हमने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट। इंटरनेट पे सर्वर हो गए जैसे कि गूगल, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब। डन हुआ? अब जो यूजर है यहाँ पे बैठा हुआ है, वो किसी भी सर्वर को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। तो उसकी एक्सेस को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रॉक्सी सर्वर हम लगाते हैं। प्रॉक्सी सर्वर दो तरह से लगता है। एक होता है एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, जिसमें हम करते हैं क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप क्या करोगे? क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन। तो अपने लेन में आपने लगा दिया क्या? प्रॉक्सी सर्वर, जिस पे हमने क्या डिफाइन की? पॉलिसीज। पॉलिसीज में हमने कह दिया उदाहरण के लिए कि सबसे पहले किसकी बात करते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई किसके लिए जाता है? गूगल अलाउ, फेसबुक अलाउ, या फेसबुक फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिसी दे दो कि ये हमने क्या कर देना है? डिनाई। और यूट्यूब भी हमने क्या कर दिया? यहाँ पे डिनाई कर दिया। इस प्रकार की पॉलिसी हमने अपने प्रॉक्सी सर्वर पे लगा दिया। डन हुआ? अब ट्रैफिक यहाँ आना चाहिए, तो पहला मेथड कौन सा यूज किया? एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, जिसमें किसको कॉन्फ़िगर करना है? क्लाइंट को। तो क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे और वो ट्रैफिक खुद किसको भेजेगा? प्रॉक्सी को, कि मेरे को कहाँ पे जाना है? गूगल। रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आई, प्रॉक्सी ने देखा गूगल क्या है यहाँ पे? अलाउ है। अब प्रॉक्सी खुद रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? गूगल को। गूगल रिप्लाई किसको देगा? प्रॉक्सी सर्वर को। और प्रॉक्सी सर्वर उस रिप्लाई को किसको देगा? प्रॉक्सी सर्वर उस रिप्लाई को क्लाइंट को देगा। हो गया? लेकिन यदि क्लाइंट कहता है, दूसरी रिक्वेस्ट ये कहता है कि मेरे को जो है किस तरफ, किससे कम्युनिकेट करना है? फेसबुक से। फेसबुक की रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आई, डिनाई। तो अब
प्रॉक्सी खुद क्लाइंट से कहेगा कि फेसबुक इज इक्वल टू डिनाई। फेसबुक क्या हो गया है? डिनाई। फेसबुक को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में किसको कॉन्फ़िगर किया जाता है? क्लाइंट। और क्लाइंट खुद देता है रिक्वेस्ट किसको? प्रॉक्सी को। यानी एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट को पता है प्रॉक्सी कौन है। डन हुआ? दूसरा मोड होता है प्रॉक्सी सर्वर लगाने का, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, और जिसमें की जाती है गेटवे कॉन्फ़िगरेशन। क्या की जाती है? गेटवे कौन है? हमारा राउटर। अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा कि मेरे को कहाँ पे जाना है? मेरे को जाना है गूगल पे। गेटवे उस रिक्वेस्ट को किसको दे देगा? प्रॉक्सी को दे देगा। प्रॉक्सी देखेगा अलाउ है। अब प्रॉक्सी खुद रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? गूगल को। गूगल रिप्लाई प्रॉक्सी को देगा और प्रॉक्सी उस रिप्लाई को क्लाइंट को देगा। अंतर आ गया समझ में? एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया जाता है कि तुम्हें प्रॉक्सी को देना है, जबकि ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में गेटवे को कॉन्फ़िगर किया जाता है कि तुम्हें रिक्वेस्ट को किसको देना है? प्रॉक्सी को। तो अल्टीमेटली चाहे क्लाइंट भेजे या गेटवे भेजे, रिक्वेस्ट किस पे आएगी? और प्रॉक्सी से ही बाहर और प्रॉक्सी से ही फिर अंदर जाएगी। आ गया समझ में? अब वही जो डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉक्सी सर्वर काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करेगा इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर चला जाए और बाहर से अंदर आ जाए। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल भी बोलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का अधिकतर इस्तेमाल यूआरएल फिल्टरिंग के लिए किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है। लिमिटेशंस क्या हैं? एक ही प्रॉक्सी लगाया तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एक से बचने के लिए आप दो लगाओगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। इट इंट्रोड्यूस डिले। थोड़ा सा डिले होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉक्सी सर्वर लगाओ, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लेके रखो, तो वो डिले आपका कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। डन हुआ? तो ये हमारा क्या हुआ? प्रॉक्सी सर्वर। उसके बाद आता है ये तीसरा। प्रॉक्सी सर्वर हम जो है किसी सर्वर पे बनाएंगे जैसे लाइक नहीं 2019 16 और नहीं 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 नहीं। होता क्या है, हर एक वेंडर है, पहले होते थे कि आप जो है किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते थे, लेकिन अब इस प्रॉक्सी सर्वर मैं ओपन सोर्स की बात नहीं कर रहा। कुछ कंपनियां हैं जैसे कि क्या हो गया, सिस्को। सिस्को का प्रॉक्सी सर्वर आता है जिसको बोलते हैं WSA, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस। फिर आपका होता है यहाँ पे ब्लू कोट। ब्लू कोट का अलग से क्या आता है? हार्डवेयर आता है। WSA का भी क्या आता है? हार्डवेयर आता है। तो एक फिजिकल अप्लायंस आता है जो उसी वर्चुअल भी होता है, तो फिजिकल अथवा वर्चुअल हो सकता है, जो उसी वेंडर का होगा जो ये सर्विस देते हैं। ठीक है? हम्म। तो उसके बाद है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है क्या? स्टेटफुल फायरवॉल। अब जो स्टेटफुल फायरवॉल है, यहाँ पे इन्हें पढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो है समझेंगे डायग्राम से। और समझना ये है कि हमारे पास एक पीसी है जिसको हमने स्टेटफुल फायरवॉल से जोड़ा। स्टेटफुल फायरवॉल से फिर हमने जोड़ दिया सर्वर। आईपी दे दो 192.168.101.100, 192.168.102.100। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा डायनेमिक पोर्ट होगा जो किसी वेल नोन पोर्ट को हिट करेगा। पीसी एक पैकेट बनाएगा। पैकेट का स्ट्रक्चर ये रहेगा। सोर्स आईपी 192.168.101.100, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.102.100, सोर्स पोर्ट 1025,
डेस्टिनेशन पोर्ट 44443 हो जाएगा, और पहली रिक्वेस्ट है तो टीसीपी का सिन रिक्वेस्ट लग के ये जाएगा फायरवॉल के पास। फायरवॉल एक डेटाबेस बनाएगा, तो यहाँ पे एक डेटाबेस बनेगा। कौन सा आईपी? 192.168.101.100 गया है 192.168.102.100 के पास। कौन सा पोर्ट? 1025। किसके पास? 443 के पास गया है। और यहाँ पे हमारा क्या फ्लैग गया है? सिन फ्लैग गया है। डन हुआ। उसके बाद यहाँ पे ऐड करके इस पैकेट को किसको दे दिया जाएगा? सर्वर को। अब सर्वर इसका क्या तैयार करेगा? सर्वर तैयार करेगा हमारा यहाँ पे रिप्लाई। तो सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? 192.168.102.100, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.101.100, सोर्स पोर्ट उल्टा 443, डेस्टिनेशन पोर्ट कितना हो जाएगा? 1025। सिन के जवाब में सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, इस प्रकार का रिप्लाई आएगा। अब मैच किया जाएगा। कौन? जैसे कि कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? 102 मैच कर गया। क्या पोर्ट नंबर लेके आ रहा है? 443 मैच कर गया। किसके पास जा रहा है? 101। 101 के पास कितना पोर्ट, किस पोर्ट पे जा रहा है? 1025 10, दोनों मैच कर गए। क्या आ रहा है? सिन प्लस एक। पहले सिन गया था, सिन के जवाब में ही क्या आता है? सिन प्लस एक। मैच कर गया, तो मैच कर गया तो ये क्या हो गया? हमारा अलाउ हो गया। तो जो भी आपका क्या होगा? स्टेटफुल फायरवॉल होगा। जब भी उसके पास पैकेट आएगा वो क्या बनाएगा? डेटाबेस बना के पैकेट को आउट। जब रिप्लाई आएगा, रिप्लाई को किससे मैच करेगा? डेटाबेस से। मैच हो गया तो अगर ये मैच नहीं करता है तो इसे क्या कर दिया जाएगा? डिस्कार्ड अथवा डिनाई कर दिया जाएगा। डन हुआ। जो आपको डायग्राम से समझाया है वही लिखा है कि जो स्टेटफुल फायरवॉल है, स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब पैकेट ट्रेवल करता है अप्लायंस फायरवॉल से। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को किसके अंदर? स्टेट टेबल के अंदर। ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में स्टेटफुल फॉरवर्ड फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को किसको? एक्चुअल डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट तो फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि मैच होता है तो पैकेट को स्वीकार, अदरवाइज पैकेट को क्या कर दिया जाता है? ड्रॉप कर दिया जाता है। डन हुआ। अब जो ये टेबल बनेगी इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? इसको आप स्टेट टेबल कह सकते हो, कनेक्शन टेबल कह सकते हो, सेशन टेबल, जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट और क्या होगा? डेस्टिनेशन पोर्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिन प्लस एक एक आपका हो सकता है। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है हमारी कौन सी? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। समझाया था ना आपको कि किसी नेटवर्क बना हुआ है वो चेंज नहीं करना चाहता, तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल किस पे काम करता है? लेयर 2 पे। ये फॉरवर्ड करता है किसको? फ्रेम को। किस आधार पे? डेस्टिनेशन मैक के आधार पे। लेकिन इसके पास अभी भी क्षमता होती है कि वो फिल्टर कर सकता है ट्रैफिक को लेयर 2 से लेके लेयर 7। दूसरे वेंडर में यही फंक्शनलिटी अवेलेबल है, सेम नेम के साथ या डिफरेंट नेम के साथ। डिफरेंट नेम क्या है आपका? वर्चुअल वायर। बताया था ना डायग्राम बना के। एडवांटेज क्या है? आप डिप्लॉय कर सकते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को अपने नेटवर्क में। यदि आप फायरवॉल तो इंप्लीमेंट करना चाहते हो बिना रीएड्रेस और रीडिजाइन किए अपने नेटवर्क को। जब आप अपने नेटवर्क को रीडिजाइन नहीं करना चाहते तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का इस्तेमाल करोगे। गॉट इट? तो ये तो हो गई हमारी कौन सी टेक्निक? चौथी। इसमें एक था हमारा यहाँ पे कौन से वाला? नेक्स्ट
जनरेशन फायरवॉल। अब ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है ये हमें समझना है। तो समझने के लिए हमारे पास है एक पीसी। तो हमारे पास हो गया पीसी। पीसी को किससे जोड़ा? स्विच। स्विच को किससे जोड़ दिया? फायरवॉल। फायरवॉल को हमने किससे जोड़ दिया यहाँ पे फर्दर? इंटरनेट के साथ। डन। इंटरनेट पे आपका पब्लिक सर्वर हो गया। पब्लिक यानी जिसको कोई भी क्या कर सके? एक्सेस कर सके। डन हुआ। अब यहाँ पे बैठा था एक यूजर। यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी थ्रू फायरवॉल के किसको? सर्वर को। अब जो ये फायरवॉल है इस पे ये हमने बना रखा है यहाँ पे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर क्या है? नॉन अटैक है। नॉन अटैक को हम क्या कर देंगे? नॉन अटैक को हम क्या कर देंगे? नॉन अटैक के लिए आपने क्या दे दिया यहाँ पे? एक्शन। नॉन अटैक क्या कर देंगे? डिनाय। लेकिन नॉन अटैक पता किससे चलेगा आपको? किससे पता चलेगा? सिग्नेचर से पता चलेगा। तो आपके फायरवॉल पे सिग्नेचर्स होंगे। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर और आईपीएस वगैरह के क्या हो गए? सिग्नेचर्स। कि जिसमें इस तरह का पैटर्न मिले उन्हें क्या कर दो? डिनाई कर दो। अब रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला? उस रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट में हमें क्या मिला? फाइल मिला। ये फाइल हमने मैच की अपने नॉन डेटाबेस से। क्या कोई सिग्नेचर मैच हुआ? नहीं। इस तरह का कोई भी सिग्नेचर अथवा कलर नहीं है, मैच नहीं। नो मैच हुआ तो ये हमारा क्या हो गया? अलाउ हो गया। गॉट इट और नॉट? लेकिन यदि इसमें से इनमें से कोई भी एक या मल्टीपल सिग्नेचर्स इसके साथ क्या कर जाते? हमारे मैच कर जाते, तो यहाँ पे जो है हमारा नो नहीं होता, यहाँ पे हमारा क्या होता? यस होता। और यस सिग्नेचर मैच के केस में एक्शन क्या था? डिनाई था। तो रूल नंबर 1 जो किस पे होता है? नॉर्मल फायरवॉल पे। जो किस पे होता है? नॉर्मल फायरवॉल पे होता है कि नॉर्मल फायरवॉल नॉन अटैक कोई क्या करता है? डिनाई करता है। डन हुआ। लेकिन अब दिक्कत ये आई कि हमें डिटेक्ट हुआ। क्या डिटेक्ट हुआ? ZDA। क्या डिटेक्ट हुआ? ZDA, जीरो डे अटैक। या इसको बोलते हैं ZDA बोलो, या इसको अननोन अटैक। गॉट इट और नॉट? अब ये अननोन अटैक आया जो हमारे किससे मैच नहीं किया? सिग्नेचर से मैच नहीं किया। तो जब सिग्नेचर से मैच नहीं किया तो सीधा सा ये क्या हो गया? अलाउ हो गया। तो जो फाइल थी, जो भी XYZ हमारी क्या थी? फाइल थी, और जिसके अंदर क्या था? ZDA था, जीरो डे अटैक था। वो जीरो डे अटैक क्या हो गया? यहाँ पे अलाउ हो गया। गॉट इट और नॉट? तो अब इस अननोन अटैक से बचा कैसे जाए? तो एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। क्या बोलते हैं? सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर हम रूल बनाते हैं। हम बनाते हैं रूल नंबर 2 कि यदि क्या हो? अननोन अटैक यदि डिटेक्ट होता है तो एक्शन क्या ले लेना है? अननोन अटैक यदि तुम्हें क्या होता है? डिटेक्ट होता है। तो सेंड जगह कम थी इसलिए रुको थोड़ा सा। तो सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन में हम बनाते हैं रूल नंबर 2 जिसमें हम बताते हैं कि हाँ, अननोन अटैक
अननोन अटैक और उसका एक्शन। तो अननोन अटैक यदि डिटेक्ट होता है तो एक्शन हमारा जाएगा सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड। इंफॉर्मेशन किसको भेजो? क्लाउड, डेटा सेंटर को भेजो। अब ये डेटा सेंटर उसी का होता है जिसका फायरवॉल, अगर सिस्को का फायरवॉल है तो डेटा सेंटर किसका रहेगा? सिस्को का। फोर्टीगेट का है तो पोलो अल्टो है तो पोलो अल्टो, और चेक पॉइंट है तो चेक पॉइंट। इसका लोकल अप्लायंस भी हो सकता है, बट मोस्टली रिकमेंड क्या किया जाता है? क्लाउड रिकमेंड किया जाता है। आ गया समझ में? तो अब जो ये है, इस बार जो ट्रैफिक है हमारा नॉन से मैच नहीं हुआ, लेकिन किस से मैच हो गया? अननोन अटैक। अननोन अटैक तो इंफॉर्मेशन किसको भेज दी गई? जो फाइल है जिसके अंदर क्या डिटेक्ट हुआ था हमारा? फाइल जिसके अंदर डिटेक्ट हुआ था यहाँ पे ZDA 0 डे अटैक जो डिटेक्ट हुआ था वो क्लाउड को भेज दी गई। डन हुआ। अब जो ये फाइल है यहाँ उधर क्या कर दी जाएगी? सबमिट कर दी गई कि फाइल आ गई है जिसके अंदर वो आपका XYZ वायरस है। क्लियर हुआ? अब इस फाइल को जो है इंजीनियर्स वहां पे वेरीफाई करेंगे। वो इंजीनियर कैसे होंगे? आपके जैसे, लेकिन वो उनका डेडिकेटेड टास्क रहेगा। तो वहां पे इंजीनियर्स इसको एनालाइज करेंगे कि ये कैसी है, और उसके बाद बताएंगे कि ये जो है ये क्या है? वायरस। उस वायरस का क्या निकाला जाएगा? अपडेट या सॉल्यूशन। और वही अपडेट फिर किसको दिया, सेंड किया जाएगा? हाँ, अपडेट निकाला गया बोले तो, या बोलो अपडेट बोलो, या इसको हम बोलेंगे हाँ पैच बोलो, या एंटीवायरस अपडेट जो भी तुमने कहना है, या पैच जो भी कहना है। ठीक है? तो पैच नहीं बोला जाता है, या तो अपडेट या एंटीवायरस अपडेट उसको बोला जाता है। तो वो हमारे फायरवॉल को ऐसे अपडेट की तरह क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे दे दिया जाएगा। जब ये यहाँ पे आया वो उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और अब वो चीज अननोन नहीं रही, अब वो चीज कैसी हो गई? अब वो चीज अननोन से नोन हो गई। क्लियर हुआ? लेकिन इसके द्वारा फाइल भेजने में और फिर क्या आया है यहाँ पे? अब डेट एक्सेप्ट करने के बीच में हमारी एक टाइम विंडो है। तो ये जो टाइम विंडो है वो कहते हैं कि अगर आपने फाइल दी है तो आपको कितनी देर में, 3 से 5 मिनट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? अपडेट मिल जाएगा। तो बी फोर अपडेट, जब तक अपडेट नहीं आता है, बिफोर अपडेट, बिफोर अपडेट ZDA विल बी अलाउ। अपडेट से पहले 0 डे अटैक क्या रहेगा? अलाउ रहेगा। लेकिन आफ्टर अपडेट ZDA विल बी डिनाई। अपडेट के बाद ZDA क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? एंटीवायरस सिग्नेचर आ गया है। तो यही चीज होती है आपकी यहाँ पे क्या? सैंड बॉक्स। इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर चाहे आपका फायरवॉल हो या आपका IPS हो, एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। तो जिस फायरवॉल में अथवा IPS में किसकी क्षमता हो?
सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की, उसी को हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या नेक्स्ट जनरेशन क्या बोलते हैं, आईपीएस बोलते हैं। तो जिस आईपीएस में या फायरवॉल में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो, वही आपका क्या कहलाएगा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल अथवा नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस। क्लियर हो गया? तो ये टेक्निक होती है हमारी लास्ट वाली। डन हुआ? तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट और फोर्टीगेट फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है। गॉट इट और नॉट? तो हमारा था यहाँ पे क्या, फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो फायरवॉल क्या है ये चीज समझ में आई, फायरवॉल टेक्निक्स आपकी समझ में आ गई। तो आज हम इतना ही रखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बोले, वरना आज के लिए इतना ही। कल हमारा रहेगा फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन। वैसे तो फोर्टीगेट पे हम क्या करने वाले हैं ये आपको बता दिए हैं, फिर भी एक बार आपको और रिकॉल करा देंगे कि फोर्टीगेट फायरवॉल पे आप पैकेट फिल्टरिंग कर सकते हो, यूआरएल फिल्टरिंग कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है, स्टेटफुल फायरवॉल है, और वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का भी काम कर सकती है यदि आपने लाइसेंस वगैरह ले रखा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। अगर किसी की तरफ से कोई प्रश्न नहीं है और सर म्यूट है तो उसे समझा हुआ जाएगा कि सबकी समझ में आ जाएगा, सर आ गया है। बोलो। हाँ सर, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बताया ना आपने, उसमें सिर्फ वो जो अननोन अटैक है उसको सिर्फ क्लाउड पे भेजता है और उसका की मिलता है, उतना ही रहता है फंक्शन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का। की नहीं मिलता है, फिर से सुन लो। हम्म, हमारा जो यहाँ पे आप देख रहे हो, हम्म, फायरवॉल काम करता है सिग्नेचर पे, यानी कि फायरवॉल का तो काम हो रहेगा ट्रैफिक को इन और आउट करना, लेकिन जो हम्म, फायरवॉल होते हैं बियॉन्ड फायरवॉल जिसे हम बोलते हैं, उस पे हम लगाते हैं एंटीवायरस, एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, आईपीएस सिग्नेचर्स वगैरह हम एक्टिवेट करते हैं जो अटैक से प्रिवेंट करते हैं। तो उनके पास सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं। सिग्नेचर एक तरह का पैटर्न होता है जो ये बताता है कि ये नॉर्मल ट्रैफिक है और ये अटैक है। लेकिन अब जब तक आप को बीमारी का पता नहीं चलेगा, तब तक आप उसकी दवाई नहीं बनाओगे। तो सिग्नेचर्स का मतलब है कि आपने पहले अटैक आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनके सिग्नेचर्स आपके पास हैं। लेकिन क्या होता है, बीमारियां डे बाय डे नई नई डिस्कवर होती हैं, जैसे कि कोरोना। कोरोना 2019 से पहले हमारे लिए खांसी जुकाम ही था या बुखार फीवर ही था, लेकिन 2019 में बुखार से इतने लोग मरे, पूरा विश्व प्रभावित हुआ, तब पता चला कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है, ये तो कुछ और है। तो उसका वायरस पता किया गया। अब उस वायरस को क्या है, मारा कैसे जाए, उसके लिए दवाई बनाई गई, लेकिन वो कैपेबिलिटी वैक्सीन दूसरी वैक्सीन के अंदर नहीं थी, तो अलग से एक वैक्सीन बनी। वैसे ही हर एक अटैक का, जैसे बीमारी के सिम्टम्स अलग होते हैं, उसकी दवाई अलग होती है, तो वैसे ही अटैक के पैटर्न सिग्नेचर अलग होते हैं, रोकने का सिग्नेचर या टेक्निक भी अलग होती है। तो वही चीज अब जब तक, क्योंकि बीमारियां नई नई डिस्कवर होंगी, तो जो इनिशियल अटैक होगा वो उससे हम नहीं बचेंगे। लेकिन पहले होता क्या था, अटैक होता रहता था और हमें बहुत ही बाद में पता चलता था कि ये अटैक हुआ है। अभी उसी चीज को थोड़ा फास्ट किया गया है कि जब भी फायरवॉल को कुछ सस्पिशियस लगे तो वो उसकी इंफॉर्मेशन वेंडर को दे दे, ताकि वेंडर उसका अपडेट जल्दी से जल्दी बना सके। इसको ऐसे समझो, यदि कोरोना का पहला मरीज ही किसी फार्मा कंपनी की लैब में आ जाता तो इतनी तबाही होती नहीं होती। लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर पहले ही मरीज की दवाई बना ली जाए तो उनको खरीदेगा कौन। तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं जिसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब बस इतना सा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उस पे हम दो प्रकार के रूल बनाते हैं कि नॉन अटैक को तो तुमने क्या करना है,
और अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन क्लाउड अथवा डेटा सेंटर या किसी डिवाइस के पास भेजनी है, ताकि वो उसको एनालाइज करके उसका अपडेट तुम्हें दे सके, जिससे तुम नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सको। क्लियर? ठीक है सर। जी। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कौन से फायरवॉल सबसे बेस्ट है? 3 है, चेक पॉइंट, पोलो अल्टो, फोर्टीगेट और चेक पॉइंट। तीनों लीड कर रहे हैं। क्लियर? ओके। तो आज हमारा इतना ही, मिलते हैं कल। बाय। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम कर चुके हैं फायरवॉल इंट्रोडक्शन तक। नेक्स्ट है हमारा फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन। तो चलिए फोर्टीगेट के बारे में जानते हैं। तो ईपिक पेन की मदद लेते हैं। फोर्टीगेट या बोले तो 40OS फीचर्स। तो फोर्टीनेट का जो फायरवॉल फोर्टीगेट है उसके फीचर आप कह सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो फोर्टीनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको 40OS कहते हैं, उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फोर्टीगेट के पास है नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स। सबसे पहला जो फोर्टीगेट है, ये आपका स्टेटफुल फायरवॉल है। जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं, स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है। जब भी इसके पास ट्रैफिक आता है तो वो उसको क्या करता है, यहाँ पे सेशन अथवा कनेक्शन को लर्न कर लेता है, उसके बाद पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। जब रिप्लाई पैकेट आता है, पहले रिप्लाई को डेटाबेस से मैच करेगा, मैच होगा तो अलाउ, अदरवाइज डिनाई। तो ये आपका स्टेटफुल फायरवॉल भी है। दूसरा, ये आपको ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का भी क्या देगा, फीचर देगा। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का दूसरा डिप्लॉयमेंट होता है यहाँ पे वर्चुअल वायर। ये वर्चुअल वायर भी आपको देगा। इसके द्वारा जो है ACL तो नहीं, बट इसके पास जो पैकेट आएंगे, तो पैकेट्स को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिल्टर, पैकेट फिल्टर भी इस पे कर सकते हो, जो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप IP वर्जन 4 की राउटिंग कर सकते हो। उस IP वर्जन 4 में आप यहाँ पे कर सकते हो स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, आप चला सकते हो रिप, OSPF, ISIS, BGP। इतने प्रकार की राउटिंग IP वर्जन 4 पे कर सकते हो। IP वर्जन 6 राउटिंग स्टैटिक डिफॉल्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगा रिप NG, OSPF वर्जन 3, ISIS V6, मल्टी प्रोटोकॉल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, IPv6 राउटिंग भी आप कर सकते हो। IPv4 एंड IPv6 लिंक मॉनिटरिंग, आप लिंक मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, जिसको हम SLA बोलते हैं। साथ ही साथ IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 की आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे साइट टू साइट VPN बना सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो यूजर ऑथेंटिकेशन भी आप लगा सकते हो। आप यहाँ पे साइट टू साइट VPN आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप यहाँ पे रिमोट एक्सेस VPN आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल फायरवॉल की तरह आप यहाँ पे SSL VPN भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
इसके अलावा आप यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसके अंदर हमारा एक्टिव पैसिव आएगा। एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। आप यहाँ पे VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो एडमिन प्रो फाइल्स भी आप यहाँ पे बना सकते हो। आप यहाँ पे इंटरफेस रिडंडेंसी के अंदर इथर चैनल एंड रिडंडेंट इंटरफेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये हमारे नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स हैं जो आपको कोई भी फायरवॉल दे देगा। तो FortiGate के पास नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स भी हैं और इसके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स भी हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स में ये क्या क्या सपोर्ट करता है, इस पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो डिक्रिप्शन, या बोले तो जिसको बोला जाता है यहाँ पे आप कह सकते हो HTTPS इंस्पेक्शन, या इसको SSL आप बोल सकते हो, SSL डिक्रिप्शन। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का फीचर होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, URL फिल्टरिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एप्लीकेशन कंट्रोल आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। आप यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन या बोले तो FSSO फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन डिप्लॉय कर सकते हो। आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स लगा सकते हो। आप यहाँ पे फोर्टिनेट, चलो फोर्टिनेट SD-WAN को तो हम उधर ऐड कर सकते हैं नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स में। आप यहाँ पे SD-WAN डिप्लॉय कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा आ गया 4T मैनेजर इंटीग्रेशन, और आप यहाँ पे 40 एनालाइजर इंटीग्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो और साथ के साथ जो आपको बताया है सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन भी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो जो फोर्टिनेट FortiGate फायरवॉल है वो आपको नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर भी आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। डन हुआ। तो यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज FortiGate फायरवॉल या व्हाट आर दी FortiGate और FortiOS फीचर्स, तो आप ये बता सकते हो कि ये काम कर सकता है। तो FortiGate फायरवॉल हो, पालो अल्टो फायरवॉल हो, चेक पॉइंट फायरवॉल हो, वर्तमान समय में ये 3 लीडर्स हैं जो फायरवॉल टेक्नोलॉजीज के अंदर लीड कर रहे हैं। और ये सभी तीनों के तीनों वेंडर सेम सेट ऑफ फीचर्स यहाँ पे आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड्स करते हैं। नाम सेम भी हो सकते हैं और नाम यहाँ पे आपके अलग भी हो सकते हैं। तो जब हमारी समझ में आ गया और जो ये लिखा है यही फीचर हैं और इन्हीं को हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके फोर्टिनेट FortiGate का इंट्रोडक्शन। अब हमारी बात आती है कि हमें लैब करना है। तो कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज FortiGate फायरवॉल, तो आप कहोगे FortiGate फायरवॉल हैज कैपेबिलिटी ऑफ नॉर्मल फायरवॉल एज वेल एज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। इन नॉर्मल फायरवॉल इट इज stateful firewall, it is by default stateful firewall, it can act as a transparent firewall, it can
act also as a virtual wire. It will provide you IPv4 routing, V6 routing. In IPv4 and V6, we can use static, default, RIP, OSPF, IS, and BGP. It provides IPv4, IPv6 link monitoring. It has capability. It can do IPv4 and V6 network address translation. It can provide you user authentication. Using it, we can deploy site-to-site VPN, remote access VPN, SSL VPN. We can deploy HA. We can configure VRRP. We can configure admin profiles and Ether channel and redundant interface. It also provides SD-WAN SD-WAN software-defined wide area network, as well as it also provides normal firewall feature, which is called SLB, server load balancing, and it also has next generation firewall features like HTTPS inspection, which is called SSL decryption. Using it, you can configure URL filtering, you can configure application control, you can configure FSSO, or we can call it that it is our AD integration. With FortiGate, we can also integrate Microsoft AD, and which is called here FSSO, Fortinet single sign-on, and using it, we can deploy group-based AD group-based policy. We can configure security profiles. We can configure or integrate FortiGate firewall with FortiManager and FortiAnalyzer for central management, as well as it has capability of sandbox इंस्पेक्शन। तो ये फीचर्स हैं जो आप FortiGate के लिए क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आती है हमारा लैब कैसे बनाएंगे। तो लैब के लिए आपने अपने कोर्स में जाना है,